So guys, let's start. I just want to make some clarifications regarding the content that is called accounts of company and audit of companies. People were asking me, sir, is it something which is quite huge? Let me give a clarification here. In this next 25 minutes, you will finish off your two topics comprehensively. I'll tell you how. Now, check accounts and audit of companies are sections covering from 128 to 148. Now, these two from 128 to 148 except the following sections are already covered by Sejal ma'am. Now which are not covered by her is 134 से लेकर 138 which I am doing in this video. 134 to 138 with notes. Now what happens, just check it out here. 128 to 138 is accounts of companies and from 139 to 148 is your audit, company audit. Now 128 to 138 is in the CA in the law examinations and not in audit. But for conceptual background, the same has been done by ma'am and that has been read with audit so that accounts देखने के बाद you can see the audit का part very well. However, 139 to 148 that is audit is been applicable in both the examination. That is in law also and in audit also. But 128 to 138 is actually applicable in law examination now from this attempt onwards. Earlier it was in both the papers. This attempt onwards you have to study with law. वो 128 से 138 में से जो सेक्शंस मैम ने करवाए हैं वो भी लॉ में ही पढ़ने हैं और जो मैं अब करवाऊंगा वो भी लॉ में ही पढ़ने हैं. बट 139 टू 148 है वो आपको दोनों में पढ़ना है, मतलब कॉमन है. It may be applicable in your law examinations or it may be applicable in your audit examinations. In short, it's a common thing applicable in both. ठीक है. तो now what are we doing? We are learning section 134 to 138. 134 to 138. Let's check it out. 134 is content of board's report. अब कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट को मैंने क्या किया, एक एक्सट्रैक्ट क्रिएट किया है बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दे वर आस्किंग अस एनी 4 और एनी 5 पॉइंट्स बाय हार्ट कीजिए. आई हैव केप्ट योर 10 पॉइंट्स, देयर आर अराउंड 30 पॉइंट्स. एनी 5 इज इनफ, आई हैव केप्ट इट एनी 10. तो ये 10 पॉइंट आप याद रखोगे फिर भी वो इनफ हो जाएगा फॉर योर कंटेंट बिकॉज देयर आर मेनी बोर्ड रिपोर्ट पॉइंट्स व्हिच यू कैन सी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन नो 4 to 5. आई केप्ट इट 10. तो ये कहता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए. तो बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड जो कमेंट करेगा वो क्या होना चाहिए कि क्या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कंपनी को क्या उन्होंने वो फॉलो किए हैं या नहीं किए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल जो है वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए. क्या सफिशिएंट केयर रखा है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, सेफगार्डिंग द अकाउंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. क्या आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे नोट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं. डिविडेंड जो प्रपोज किया गया है वो बोर्ड का वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा. कितना अमाउंट आप सोच रहे हो ट्रांसफर टू रिजर्व आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. इस 6 पॉइंट आपको नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आएगा सीएसआर क्या होता है. तो यू विल लर्न इट इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा. फिर ये कहता है कि आपने समाज के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या स्टेप्स लिए और क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव रिसोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स आज के जमाने में, सोलर एनर्जी, क्या ये सब आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव रिसोर्स वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. क्या आपने टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट की है, जैसे कि हम राफेल है हम इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मेक राफेल्स इन इंडिया फॉर डिफेंस. तो आपने जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है क्या आपने उसको ऑब्जॉर्व की. ऑब्जॉर्व मतलब क्या, क्या आपने उसको इंडिया में बनाना सीखा. क्या अब आपको इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा. तो वी वांट टू टारगेट कि आप ऑब्जॉर्प्शन शुरू करो. जो हम लाते हैं बाहर से इंडिया में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का बेस यहाँ पे आता है. फिर फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वी वांट टू सेव इट. तो कितना एक्सचेंज आपने अर्न किया और कितना आपने पे किया ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एंड आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल समरी इवैल्यूएट करना रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, ये बन जाते हैं आपके कुछ कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट. आई केप्ट द मोस्ट कॉमन कंटेंट विच विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर. नाउ इफ यू चेक इट आउट हियर, कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोर्ड रिपोर्ट पे आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं एनी हाउ. एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सफिशिएंट केयर फॉर अकाउंट्स मेंटेनेंस, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द कंपनी बाय द बोर्ड, प्रॉफिट्स
They are proposing transfer to reserves, amount contributed to CSR in CSR, steps taken for conservation of energy, that is alternatives like electric cars instead of fuel cars, imports of technology. जितना इनपुट ज्यादा होगा उतना हमारा फॉरेन रिजर्व कम होते जाएगा. सो दे वांट कि आपने कितना ऑब्जॉर्व कर लिया, कितना आप अभी इंडिया में बनाते हो. And details of exchange earned and expended during the year and summary of evaluating a performance of the company. ये सारी की सारी चीजें is been targeted. This all is been targeted for what? What shall be the content of board's report? आते हैं यहाँ पे एक लास्ट लाइन पे इसके. The board's report needs to be signed by whom? It has to be signed by the chairperson and at least two directors, out of which one shall be a managing director. Out of which one shall be a managing director. The next stuff what comes to you is CSR. अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है. व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये कहता है, इट सेज दैट के अपार्ट फ्रॉम द कंपनी विच पे इनकम टैक्स टू द एंटायर टू द गवर्नमेंट, that the role does not get over when they just pay the taxation. The corporates shall be liable. The corporate shall be liable for sustainable development of the entire nation and the responsibility towards society. Now, when we say the responsibility towards society, जैसे हम कहते हैं ना, हर धर्म में लिखा है, कोई भी धर्म जो आपको डोनेशन का इंपॉर्टेंस दिया गया है कि whatever you earn, please spend some money for donation. If the amount is not important, your contribution is important. Even if you earn rupees 100, you should pay rupees 1 as donation. वैसे ही यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को बोला गया है कि काइंडली अंडरस्टैंड योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्या हुआ था ना सर, वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड द कंपनीज जिनका टर्नओवर अच्छा हो, जिनका कैपिटल बड़ा हो, एंड उनके लिए क्या कर दिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनेशन के नॉर्म्स क्लियर कर दिए. तो आइए देखते हैं वो नॉर्म्स क्या है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो 135 अप्लाइज टू अ कंपनी ओनली इफ सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. दैट इज नेटवर्थ अगर 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है या 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज्यादा है. इट मींस दैट any company in India who has a turnover of 1000 CR or more, net profit of 5 CR or more, या फिर net worth of rupees 500 CR or more, then we can understand that for such a companies, compliance of section 135, that is CSR, corporate social responsibility, is mandatory. अब देखते क्या लिखा है कि अगर इनका टर्नओवर या इनका नेटवर्थ या इनका प्रॉफिट नेक्स्ट 3 इयर्स तक इस टारगेट वैल्यू से कम हो जाए, जैसे कि 1500 या 100 से कम हो जाए, तो फिर उनको CSR कमिटी का प्रोविजन कंप्लायंस खत्म हो जाएगा. इट मींस दैट एक बार आपने टर्नओवर अट्रैक्ट कर लिया, इट इज एप्लीकेबल टू यू, बट जैसे ही आप 3 साल तक वापस फेल हो गया, then you don't have to contribute to CSR. For example, if your turnover is increased for 1000 CR for 1 year, CSR will be applicable from next year. But अगर आपको कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर वापस कम हो गया, then still it will be applicable. अगर नेक्स्ट 3 years आपका टर्नओवर प्रॉफिट या नेटवर्थ कम रह जाता है, then 4th ईयर से आपका CSR कंप्लायंस बंद हो जाएगा. मतलब एक बार लागू होने के बाद 3 साल तक एप्लीकेबल होगा ही होगा. उसके बाद अगर आप क्राइटेरिया में मैच नहीं होते हो, फिर इट वोंट है. CSR कमेटी में कौन होगा? CSR कमेटी में 3 और मोर डायरेक्टर्स होंगे. उसमें से एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. CSR will have 3 or more directors, out of which one shall be independent director. However, company which is not required to appoint any ID as per section 140 and subsection 4 shall have 2 or more directors in its
CSR, मतलब जिनको आईडी अपॉइंट करना नहीं पड़ता। अब सेक्शन 149 आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लिस्टेड कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है टू हैव आईडीज। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट। जिस कंपनी में आईडी लागू नहीं होता है उनके लिए मैक्सिमम दो डायरेक्टर्स चलेंगे। प्राइवेट कंपनी होगी तो आपके पास 2 डायरेक्टर होंगे, तो वो 2 डायरेक्टर्स क्या बन जाएंगे, आपके CSR में काउंट हो जाएंगे। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो फिर आपके CSR के अंदर 2 लोग होने चाहिए। एक जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, जो ऑथराइज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन कंपनी टू रिसीव नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड दूसरा जो फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगी। तो फॉरेन कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होना जरूरी नहीं है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, रिमेंबर इट वेरी वेल। एक जो पर्सन ऑथराइज्ड है इंडिया में टू रिसीव डॉक्यूमेंट्स, एंड दूसरा जो नॉमिनेट किया गया है, फॉर द सेम। If I summarize it, how do you constitute CSR committee? Sir, in every company where ID is applicable, you should have 3 or more directors in your CSR. Where ID is not applicable, there should be 2 or more than 2. In private company, if you only have 2, then it should be 2. If you have 3, then you can have 3. In foreign company, at least 2 persons, एक रिप्रेजेंट जो इंडिया में कर रहा है आपकी कंपनी को, वो दूसरा फॉरेन कंपनी जो नॉमिनेट करेगी वो। दैट शुड बी योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी। व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ कमिटी? आप सोचो कमिटी का ड्यूटी क्या होगा। एक, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड CSR पॉलिसी। एक अच्छा सा CSR पॉलिसी बनाइए। आइए मैं आपको, इफ यू अंडरस्टैंड दिस CSR पॉलिसी, सो आफ्टर CSR पॉलिसी का पर्सपेक्ट, ड्यूटीज में मैंने कहा कि एक तो एक अच्छा प्लान बनाओ कि आपको एक NGO ओपन करना है स्कूलिंग के लिए, कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए गाँव में, या फिर वाटर के लिए, कंजर्वेशन वाटर। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज व्हाट यू कैन डू। और सबसे लेटेस्ट बोलूँ ना, तो अपने मोदी जी का जो था ना PM केयर फंड, वो PM केयर फंड में भी अगर आप डाल रहे हो पैसा तो वो भी CSR में कवर हो रहा है। तो लेटेस्ट वन जो आप याद रखना वो है PM केयर फंड ऑफ मोदी जी, जो आपने कोविड के लिए देखा। अब इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने एक शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल 7। इसके अंदर एक्टिविटीज लिखी गई है जो आप CSR में कर सकते हो। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, NGOs, ऑर्फिन, देन सेव टाइगर्स से लेकर इतने जितने भी अच्छे अच्छे काम है सोशल, वो सबको वहां पे ऐड किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या आपको इस शेड्यूल 7 बाय हार्ट करना पड़ेगा? सवाल ही नहीं है, वो एक्टिविटीज है। ये कहता है CSR कमेटी बताएगी कि कौन से अच्छे अच्छे प्लान है, एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो एज पर शेड्यूल 7। नंबर 2, उसमें कितना खर्चा होगा और कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर रिकमेंडेशन देंगे कि हमें इतना करना चाहिए। फिर वो चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई पॉलिसी जो है वो ठीक से चल रही है या नहीं हो रही है, और ऐसा एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे वो क्लियरली समझ में आए सबको कि हमने जो एक्टिविटी करी है वो सबके बेनिफिट में एक्चुअली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि इफ इट्स लाइक अ सेव टाइगर कैंपेन, तो क्या एक्चुअली टाइगर सेव हुए 5 साल में कि और ज्यादा मर गए? दैट इज कॉल्ड mechanism which helps you to identify the same. If there is orphans, then are you educating them? If there are more schools developed, are you creating more educated students there? ये है उसका monetary mechanism. It's a very good concept and very important one for examinations too. अब बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड CSR कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस है ना, उसको ध्यान में रखकर कोई भी पॉलिसी क्या कर लेगा, अप्रूव करेगा। मतलब who will approve the policy? It's the board who will approve the policy, but who will recommend to the board? It is the CSR committee. फिर ये कहता है कि boards are ensure the activities are included in CSR policy as are undertaken by the company. मतलब जो भी बोली गई है पॉलिसी में वही होनी चाहिए एक्टिविटीज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ईयर, इसको रेड कर देता हूं, the board shall ensure that it spends at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years. एवरेज प्रॉफिट का 2%,
एवरेज ऑफ व्हाट, लास्ट 3 साल का, उतना आपके CSR में हर साल स्पेंड होना चाहिए। मतलब आप समझ लो कंपनी को 2% का फटका लग गया टैक्स के साथ, वो क्या है, 2% डालो CSR में। इसके अंदर बहुत जोल जपाटे भी होते हैं, बट मुझे वो सिखाने नहीं है आपको, क्योंकि आपकी नज़र वहाँ पे ज़्यादा जाती है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हम इतना जितना कमाना है उतना कमाएं, बट एटलीस्ट 100 रुपये का 2 रुपया हम हमारे समाज जिससे हम आगे आ रहे हैं उसके लिए डेफिनेटली स्पेंड कर सकते हैं। दैट शुड बी योर क्लियर मोटिव व्हेन यू लर्न दिस। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ऑडिट, आपको ये CSR आने ही वाला है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, क्योंकि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर हो ही जाएगा, तो वहां पे CSR पॉलिसी का कंप्लायंस आना ही आना है। दिस इज लाइक एग्जीक्यूटिंग इट टू द बेस्ट प्रैक्टिकल परस्पेक्ट व्हाट यू कैन हैव इट। The company shall give the preference to the local areas and areas around it where it is operates for spending the amount for CSR। जो अमाउंट आपने फिक्स किया इतना खर्चा करना है, वो कहाँ खर्चा करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका प्लांट रत्नागिरी में है, आपका यूनिट रत्नागिरी में है, आपका फैक्ट्री रत्नागिरी में है, तो ट्राई कीजिए कि आप उस एरिया को ऊपर लाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रत्नागिरी में आपका एरिया है और आप क्या ऊपर ला रहे हो, आप ला रहे हो केरला में नया एजुकेशन सेक्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह को यूज कर रहे हो उस जगह को ऊपर लाओ, जिस जगह को यूज कर रहे हो उस एरिया के लोगों को हेल्प करो। दैट इज अ कोर आइडिया ऑफ द CSR। मूविंग फॉरवर्ड, आपके बोर्ड रिपोर्ट में, आपको ऊपर कहा था ना एक पॉइंट आएगा, आपको बोर्ड रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा आपकी CSR कमिटी पॉलिसी, और आपने अगर 2% के ऊपर स्पेंड नहीं किया है तो क्यों आपने स्पेंड नहीं किया है, वो कहाँ होना चाहिए, आपके बोर्ड रिपोर्ट में आ जाना चाहिए। इवन योर ऑडिटर्स कमेंट्स भी बोर्ड रिपोर्ट में आते हैं, वो भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ऑडिटर ने जो भी रिमार्क्स दिए एज पर ऑडिट, वो रिमार्क्स आपको कहाँ डालने पड़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे। दिस इज क्वाइट फाइन टू यू, आई होप सो। डिस्क्लोजर से बोर्ड रिपोर्ट के फिर ये कहता है व्हाट इज CSR पॉलिसी, तो बोला पॉलिसी मींस एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। याद रखना, आपको एक्टिविटीज याद नहीं रखनी है, मैंने ना इधर डाली है एक्टिविटीज, भाई एकदम ग्रे लाइन कर दी है एक्टिविटीज को। देखो ये पूरी एक्टिविटीज है ग्रे, लाइट ग्रे, क्यों, याद रहे कि ये पढ़ना नहीं है, खाली एक बार रिव्यू कर लेना, इसके अंदर बहुत सारा चीजें आ जाता है, बहुत सारा। बट आप समझना कि जो भी एग्जाम्पल आए, कौन सा एक्टिविटी ऐड होगा आपको समझ में आ जाएगा जब वो पब्लिकली इंपॉर्टेंट होगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी है जो नहीं CSR मानी जाती, देखो ध्यान से। एक्टिविटीज विच डज नॉट अमाउंट टू CSR, आपको मैंने रूल नेम लिखे तो है, बट आप पढ़ने लगोगे आपको ये रूल नेम्स याद नहीं रखने, तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग याद रखोगे फिर। फॉलोइंग एक्टिविटीज shall not amount to CSR for the purpose of section 135। जो एक्टिविटीज देश के बाहर की जा रही है, भाई ये तो हद हो गई, करो देश में बिजनेस और एक्टिविटी करो बाहर, नहीं चलेगा। नंबर 2, एक्टिविटीज जो सिर्फ आपके कंपनी के एम्प्लॉयज को काम में आए या उनके फैमिलीज को, ये तो हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो ये भी CSR मानी नहीं जाएगी। या फिर आपने पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी कांग्रेस को हेल्प किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे भी CSR माना नहीं जाएगा। तो आपको इसे ये याद रखना है CSR किसे माना नहीं जाएगा और किसे माना जाएगा, शेड्यूल 7 के हिसाब से है उसे CSR माना जाएगा। दैट इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। ये 3 चीज है, एक्टिविटी देश के बाहर हो रही है, सिर्फ एम्प्लॉयज को बेनिफिट में आ रही है, और तीसरा नॉर्मल कोर्स में हो रही है। दिस इज फाइन टू यॉल। और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ CSR पॉलिसी ऑन वेबसाइट, whatever is your policy you have to just disclose it in on your website। अब ये आपके वो ग्रे लाइनर्स है, स्केल 7 पूरा का पूरा दिया हुआ है। एंड वंस दैट इज फिनिश्ड यू आर फिनिशिंग योर CSR। फॉर योर इजी रेफरेंस आई हैव जस्ट, for your sake of clarity I have just added here CSR policy of Tata Motors। I love this brand,
तो देखो यहाँ पे CSR पॉलिसी 1920, तो यहाँ पे उन्होंने कौन से काम किए हैं CSR में, आपको उनके वेबसाइट से मिल जाते हैं। जैसे उन्होंने लिखा था ना, एवरीथिंग विच इज बेसिकली बिन डन इज बेसिकली बिन टारगेटेड इन ऑन द वेबसाइट्स डायरेक्टली। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, on slot of COVID-19 warranting an unprecedented nationwide lockdown, Tata, we responded swiftly to serve community needs with social, cook food, masks, sanitizers, along with information kits on precautions to be taken for safety. This made 1.5 lakh people, including migrants, daily wage workers who lost their livelihood and were street stranded or forced to seek shelter in transit camps. हर एक चीज़ है जो इन्होंने ऐसी की है उसका ओवरव्यू दिया गया है। एंड इफ यू सी द एंटायर रिपोर्ट, तो इस पूरे रिपोर्ट में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना, हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करना, फार्मिंग सिखाना, हेल्थ बेनिफिट सिखाना, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करना, कोचिंग्स देना। दिस इज बेसिकली व्हाट दे हैव डन, स्पेशल कोचिंग। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू शोकेसिंग इट। दिस इज हाउ योर CSR पॉलिसी का रिपोर्ट आपको बोर्ड को रिप्रेजेंट करना होता है फाइनली, कि हमने क्या क्या काम किए हैं। रिहैबिलिटेशन, ट्री प्लांटेशन, you have a committee, the team who works on this, and this entire people makes it very apparent that our responsibility towards CSR has been taken care by us officially. जो भी कंपनी CSR का काम नहीं करती है ना, उसके ऊपर हाई पेनल्टीज लगाई गई है लॉ में, तो उनको करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या लिखा है, वी हैव क्रिएटेड 201 wells, 301 borewells, 20 hand pumps, 50 crore liters of water stock created. Sorry, 1,000 liters per day per person for 3 critical months. ठीक है सर, आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू। दिस हाउ यू कैन सी ऑन एवरी वेबसाइट the CSR policy of every company. They will have it on their websites the same. Moving further guys to the topic which we are doing, we come here to section 136. Now 136 talks about what? 136 talks about circulation of financial statements and other documents to members and others. Now it says that आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट, P&L, और ये सब चीजें आपको मेंबर्स को सर्कुलेट करने होते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन 136 क्या कहता है। ये कहता है, अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय द कंपनी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर होल्डिंग सब्सिडरी है तो, ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स जिसको हम यहाँ पे कहेंगे अदर डॉक्यूमेंट। वो क्या होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है, बोर्ड रिपोर्ट हो सकता है, एंड ऑल दैट। किसे देना है, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, every debenture trustee and every person who is entitled to receives notice of GM. डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, एंड ऑल दैट। मेंबर्स, डेबेंचर ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ये सबको ये डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। क्यों सर? सर अगर आप मीटिंग में बुलवा रहे हो, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो देखेंगे क्या, तो कमेंट क्या करेंगे, ओपिनियन क्या देंगे? टाइम लिमिट क्या है सर? 21 days बिफोर नोटिस के साथ भेज देना। अगर आपने 21 डेज का गैप नहीं रखा, इट इज सेंड लेस देन 21 डेज, देन यू अगेन हैव टू टेक अप्रूवल। ये याद रखना, मेजॉरिटी नंबर, होल्डिंग नॉट लेस देन 95%, मतलब दोनों चीज कवर करनी है, मेजॉरिटी नंबर एंड नॉट लेस देन 95%। मतलब 100 लोग हैं तो 51 नंबर्स और जिनके पास 95% शेयर्स हो, दोनों को काउंट करना है। अगर कंपनी के नशे कैपिटल है ही नहीं तो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आप कहोगे 95% ऑफ वोटिंग पावर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है
तो आपके लिए टाइम लिमिट कितनी हो जाती है? 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज। अब आपको ध्यान से समझना हो तो आपने दो चीजें करी, एक ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करने हैं, दूसरा किसको करने हैं, तीसरा कब करने हैं। एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने, दूसरा किसको, तीसरा कब। अब आता है चौथा पॉइंट, लिस्टेड कंपनी के लिए एक अलग प्रोविजन बनाया गया है। इट सेज दैट लिस्टेड कंपनी में क्या होता है ना, बहुत बड़ी पब्लिक होती है, पब्लिक कंपनी है तो बोला अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन कर देंगे हर डॉक्यूमेंट्स को, जब चाहिए आके देख सकते हो। कहाँ पे? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर हाउ मेनी डेज? बिफोर हाउ मेनी डेज? 21 डेज बिफोर जीएम। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे नहीं, लेकिन खाली समरी भेजनी है सबको। A statement containing salient key features of the document is sent unless the shareholders ask for the full set of documents. In AOC 3A, in case company which are required to comply with companies rules, and in AOC 3 in other cases. In short, आपको पहले क्या देना है? पहले आपको लिस्टेड कंपनी है तो फुल डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है, आपको सिर्फ उसे कहना है कि जिसको भी देखना है आके देख लो, हम सबको भेज नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा है, और जो भी मांगेगा ना उनको दे दो, लेकिन सबको क्या देना पड़ेगा? एक समरी देना पड़ेगा। AOC 3 या AOC 3A फॉर्मेट में समरी दे दो, जिससे उनको एक कवरेज क्लियरिटी आ जाए, और अगर वो मांगे कि मुझे सब कुछ चाहिए फिर देना पड़ेगा। फिर ये कहता है हाउ डू यू सेंड दिस? ये कहता है ऑल लिस्टेड कंपनीज, आपको सिर्फ इधर पे फोकस करना है, एंड द पब्लिक कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 10 CR or more, it will be circulated in electronic mode if where the members hold the shares in demat form and his email ID is registered. Where member does not hold the shares in demat form but his email ID is considered for the same, then in electronic mode. Otherwise ये कहता है कि आपको फिजिकल कॉपी डिस्पैच करनी पड़ेगी एट हिज एड्रेस इन अदर केसेस। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है कि आप लिस्टेड कंपनी होंगे तो आपके शेयर होल्डर्स डीमैट फॉर्म में होंगे, तो उनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसके अंदर भेज दो। भले ही डीमैट में अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, उसका डीमैट फॉर्म में नहीं है, तो आप उनसे कंफर्मेशन ले लो कि आपके ईमेल आईडी पे हम भेजेंगे, चलेगा? अगर वो हाँ बोले तो वैसे भेज दो। लेकिन अगर ईमेल आईडी भी नहीं है और डीमैट भी नहीं है तो आपको कॉपीज भेजना पड़ेगा फिजिकली थ्रू पोस्ट या कुरियर। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर, हाउ डू यू सेंड इट। मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल कॉपी, पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इधर यू सेंड इट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, then it is by DMAT form and in registered email ID, and if it's not then take his confirmation, they see we are sending you through email ID. I hope you don't have a problem। उनका कंसर्न आने के बाद आप ईमेल आईडी से मेल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड से। क्या आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? यस, लिस्टेड कंपनी के वेबसाइट्स पे every listed company shall place on its website documents which are maintained by the company on behalf of the company, and having subsidiaries shall place separate list of audited inspector of every subsidiary on its website also। और अगर ये कहता है कि अगर आपकी सब्सिडरी इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, then such foreign subsidiary is actually required to prepare financial statement under any law for the timing in force in that country। It shall be sufficient if such listed company places consolidated financial statements of such foreign subsidiary on its website। क्या मतलब इसका सर? एक बार इज्जत से पहले पढ़ना ये पार्ट। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी इंडियन कंपनी का एक सब्सिडरी इंडिया के बाहर है और जिस कंट्री में वो सब्सिडरी है उस देश के हिसाब से उसे वहां पे ऑडिट करवाना पड़ता है, तो वही डेटा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा?
वही यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, इंडिया में वापस ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और ये कहता है कि अगर उस देश में ऑडिट कंपलसरी है ही नहीं तो फिर उसका जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स होगा, अनऑडिटेड फाइनेंशियल्स होगा, वो आप अपलोड कर दीजिए। और अगर वो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, पॉइंट नंबर डी वाले पार्ट या ई वाले सी वाले पार्ट में, तो आपको ट्रांसलेशन तो देना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेशन देना पड़ेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश वो आपके पास होना जरूरी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बिट बोरिंग बट इट्स क्वाइट सिंपल। डॉक्यूमेंट्स कहाँ होने चाहिए, तो लिस्टेड कौन से डॉक्यूमेंट्स प्लेस करने हैं, डॉक्यूमेंट्स हमें वेबसाइट पे जो प्लेस करने हैं लिस्टेड कंपनीज में, वो है हमारी कंपनी का फाइनेंशियल्स, हमारी सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स, अगर हमारी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है तो उसके फाइनेंशियल्स, अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल, लेकिन इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। फिर ये कहता है क्या हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यस एट इट्स ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्या हम कॉपी मांग सकते हैं, आंसर इज यस। सब्सिडी की कॉपीज जब डिमांड करनी है वो हम डिमांड कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज। Moving forward, this is your 136 getting finished. We are moving to 137 and then the last one that will be 138. ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक पेंडिंग रहेगा that is a small part of metrics that will do, and चैप्टर 1 के अंदर जो आपके फाउंडेशन का पार्ट है उसका एक स्मॉल सिली पार्ट। एनीवेज, कमिंग टू माय पार्ट हियर, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। यहां पे हमने जो देखा था वो था डॉक्यूमेंट्स कौन से सेंड करने हैं, ठीक है। यहां पे हम जो देखेंगे 137 वो है आरओसी को कौन से फाइल करेंगे। ये कहता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीएफएस एंड अकाउंट्स ऑफ योर सब्सिडीज, या फिर वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुआ हो या नहीं, व्हाटएवर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को भी फाइल आउट करने हैं। कब तक, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल आउट करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डॉक्यूमेंट्स एजीएम में प्लेस हुए होंगे, अगर वो अप्रूव नहीं हुए तो क्या, क्योंकि पहला पार्ट जो है यहाँ पे वो किसकी बात करता है कि अगर अप्रूव हो गए, मतलब अडॉप्ट हो गए, तो हमें ये सब डॉक्यूमेंट आरएससी में फाइल करें 30 दिन के अंदर अप्रूव होने के बाद। लेकिन अगर अप्रूव नहीं हुए तो ये कहता है नहीं हुए ना अप्रूव, कोई बात नहीं, अनअडॉप्टेड एफएस एंड डॉक्यूमेंट्स को हम फाइल करोगे आरओसी में 30 दिन के अंदर एजीएम के। तो अनअडॉप्टेड भेज के क्या करेंगे, तो आरओसी को समझ में तो आएगा कि आपने अभी तक अडॉप्ट नहीं किए। उसके बाद ये कहता है जितने भी अनअडॉप्टेड फाइल हो गए उसको हम क्या मानेंगे, प्रोविजनल, जब तक आप अडॉप्टेड फाइल वापस नहीं कर देते आफ्टर अर्जेंट मीटिंग। बोला कि अडॉप्टेड नहीं किए तो अनअडॉप्टेड भेज दो, उसे हम प्रोविजनल मानेंगे, और जब आप अडॉप्ट करो उसके बाद वापस हमें भेज दो अडॉप्टेड वन। इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड कब भेजते हैं वापस जब एजीएम होगी अर्जेंट, उसके बाद 30 दिन के अंदर आरओसी को भेज दो। आई रिपीट माई स्टफ अगेन। पहला आता है जैसे ही एजीएम में अडॉप्ट हुए, अडॉप्ट करके डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन में आरओसी को भेज दो। कौन से, एफएस, सीएफएस, अगर सीएफएस है तो सब्सिडीज के अकाउंट्स भेज दीजिए अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट लाइक बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। अडॉप्ट नहीं हुए तो अनअडॉप्टेड भेज दो, इसको हम प्रोविजनल मानेंगे, और जैसे अडॉप्ट होंगे अर्जेंट मीटिंग में उसे भी भेज देना 30 दिन के अंदर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर एजीएम हुई नहीं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो भेज दीजिए, और आप रीजन भेजिए कि आपने एजीएम क्यों नहीं रखी। मतलब आपने एजीएम नहीं भी रखी फिर भी आपको आरओसी को भेजना है, लेकिन किस रीजन के साथ, यहां पे व्हाई द एजीएम वाज नॉट हेल्ड बाय द कंपनी। दिस इज सेम रिपीटेशन व्हाट वी हैव डन, कि अगर फॉरेन सब्सिडी को अकाउंट ऑडिट नहीं रख, अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है उस देश के हिसाब से, देन इट विल बी सफिशिएंट इवन इफ यू सेंड टू अवर आरओसी
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडरी with ROC unaudited statement of foreign along with the declaration to this effect. अगर इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट कॉपी इन इंग्लिश ये आपको भेजना पड़ेगा. अगर ओपीसी है तो सर ओपीसी है तो खाली एक ही बंदा है ना अकेला, वो अडॉप्ट करेगा और सारे के डॉक्यूमेंट्स कितने दिन में भेजेगा, 180 दिन में भेजेगा. तो वो 30 डेज का पार्ट यहाँ पे हो जाता है 180. लेकिन ये क्या है 180 फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है और वो क्या था फ्रॉम द एंड ऑफ एजीएम 30 डेज. तो आपका कॉन्सेप्ट ओवरऑल सेम ही जाता है बट ये 30 डेज ऑफ एजीएम है और ये 180 डेज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर है. फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है जनरली 31 मार्च को. कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं नॉर्मली कंपनी कौन सा फॉर्म फिल करेगी सबमिशन के लिए, AOC 4. और अगर आपकी कंपनी CFS बनाती है तो AOC 4 CFS, मतलब जो होल्डिंग सब्सिडरी उसको CFS लगेगा, AOC 4 CFS या फिर नॉर्मली AOC 4 में आपको ROC को सबमिट करना है. नाउ कम्स XBRL. ये भी थोड़ा सा अलग लेवल पे जाता है. XBRL क्या है, XBRL एक फॉर्मेट है, एक कोडिंग लैंग्वेज फॉर्मेट है जो एप्लीकेबल होता है फॉर अपलोडिंग पर्पसेस. कौन सी कंपनी के लिए, तो इन्होंने कहा है फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्शन 1. वो क्या है, मतलब XBRL लैंग्वेज में फाइल करना है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फाइल करना है. कौन सी सब कंपनी जो लिस्टेड है उसे XBRL फॉलो होगा. ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 CR और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 CR और मोर, जो कंपनीज के ऊपर IAS रूल्स 2015 अप्लाई होगा वो. The above companies shall continue to file their financial statement and the documents even though they may not fall under this category later. मतलब एक बार आप पे एप्लीकेबल हो गया ना उसके बाद आपको जिंदगी भर XBRL फाइल करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी. लेकिन NBFCs, housing finance companies and engage in banking insurance are exempted from filing the same under XBRL norms. तो आप गाइस इसको भी याद रखना, एक अलग लैंग्वेज पे XBRL किसको मैंडेटरी है, जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, या फिर जिन्हें IAS रूल्स 2015 अप्लाई करने पड़ते हैं. एक बार एप्लीकेबल हो गया फिर जिंदगी भर XBRL करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस एंड कंपनीज एंगेज इन बैंकिंग, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा. Coming to 138, internal audit. Maybe you may have seen the same in audit also. Let's check it out. ये कहता है कौन सी कंपनीज के लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है. तो बोला एवरी लिस्टेड कंपनी, every unlisted public company having deposits of 25 CR or more at any time during preceding financial year, having a paid up capital of 50 CR or more during preceding financial year, or outstandings of banks and PFI of 100 CR or more at any time during a preceding financial year, या फिर टर्नओवर ऑफ 200 CR और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो आपको देखना ही नहीं है कुछ भी क्योंकि अप्लाई हो ही जाएगा. लेकिन अगर वो अनलिस्टेड है यू हैव टू सी द क्राइटेरियाज. डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, लोन्स या बोरोइंग्स, देखो यहाँ पे एक्सीडिंग 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं, एक्सीडिंग रुपीज 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा ही है, 100 करोड़ नहीं है. टर्नओवर 200 करोड़ और मोर. नाउ जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगा इंटरनल ऑडिट. एंड प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला है,
रुपीज 100 करोड़ और मोर, और द टर्नओवर रुपीज 200 करोड़ और मोर, इनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ये देखना है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो लिस्टेड के लिए हमेशा एप्लीकेबल, अनलिस्टेड के लिए डिपॉजिट्स, पेड अप, लोन्स एंड टर्नओवर के क्राइटेरिया देखने हैं, और प्राइवेट कंपनी के लिए लोन या बोरोइंग्स 100 करोड़ या टर्नओवर 200 करोड़, ये कंडीशन होगी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपनी का इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट जो होगा वो कौन होगा, सीए होगा या सीएस होगा या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, कोई भी हो सकता है। वो एक प्रैक्टिसिंग सीए भी हो सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये कहता है कि जैसे ही अप्लाई हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर आपके पास इंटरनल ऑडिटर होना जरूरी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है ये पूरा एलिमेंट ऑफ 134 to 138 ऑफ लॉ।